अब देखिए, अभी तक तो मैंने आपको बताया संसदीय शासन प्रणाली के बारे में विशेष रूप से, क्योंकि हमारे देश में कौन सा शासन प्रणाली फॉलो हो रहा है? संसदीय शासन प्रणाली। और किस देश में होता है संसदीय शासन प्रणाली? भारत के अलावा किस देश में है? और इनफैक्ट भारत का गुरु भी है संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन उपयोगिता परक बातें थी, उसको अपने संविधान में ग्रहण किया है। जो बातें ठीक नहीं लगी अपने देश के अनुसार, देश के हित में, तो उन चीज़ों से डिनॉय किया गया। जैसे कि ब्रिटेन से ही हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, लेकिन हम ब्रिटेन से कहीं ना कहीं हम एक कदम आगे बढ़ गए और हमने अपने राष्ट्रपति को भी निर्वाचित किया। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जनता डायरेक्ट नहीं करती। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, हम उस शासन का डिवाइडेशन देख लीजिए, ठीक है। कार्यपालिका जो है वो सामूहिक रूप से, ठीक है। और दूसरा हो गया व्यक्तिगत, और सामूहिक में ही आपका एक और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ जाएगा संसदीय, क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। फिर इसमें ही आपका जो है सामूहिक उत्तरदायित्व में ही, सामूहिक उत्तरदायित्व में ही आपका क्या आ जाता है? अर्ध, क्या होगा? अर्ध संसदीय होगा या अर्ध अध्यक्षात्मक होगा? क्या होगा? अर्ध अध्यक्षात्मक। और व्यक्तिगत के आधार पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्योर अध्यक्षात्मक। इसको क्या कहेंगे? प्योर अध्यक्षात्मक। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो होता है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, ठीक। वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन है बच्चों? जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने। कौन है वास्तविक प्रमुख? संसदीय शासन प्रणाली। अभी अभी मैंने बताया और आप अभी भूल जा रहे हो। प्रधानमंत्री, वेरी गुड। कौन होगा? प्रधानमंत्री। आप लोग के माइंड में रहता है, लेकिन आप लोग बोलने से डरते हो, है ना? ये गलत बात है, गलत ही होगा ना, बोलो तो सही, ठीक। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, और व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही। व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व या जवाबदेही, ठीक है। देखो जो शब्दों को भी समझते रहो। जब उत्तरदायित्व को ही जवाबदेही कहते हैं। देखो जाते हैं तो हम किसी भी भाषा में उसको लिख सकते हैं। तो उत्तरदायित्व देखो, व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि यदि अब सरकार के किसी भी एक नेता ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे उसने विश्वास खो दिया जनता का, तो फिर क्या होगा? उसको अपना सदन में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। अगर वो, इसीलिए वो डरता रहता है। सरकार के लोग इसीलिए जनता से कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व किसके लिए होता है? व्यवस्थापिका यानी जनता। क्योंकि व्यवस्थापिका के मेंबर्स कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता उन्हें चुन के भेजती है ना। अगर फिर उसके बाद अगर बीच में सरकार दे गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो सरकार चली जाएगी और फिर से मतदान होगा, फिर से सरकार बनाने के लिए वापस से वही पूरी प्रोसीजर होगी। ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। इसमें संविधान का प्रमुख
संविधान का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख? सरकार का प्रमुख कैसे बोलिए? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे देखो बच्चों, संसदीय से थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा है, अंतर आ रहा है। यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति जो है, हमारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग नहीं है ना, इनका सेपरेशन नहीं हुआ है, इनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है। मतलब राष्ट्रपति के रूप में भी काम होगा तो प्रधानमंत्री ही करेगा, और प्रधानमंत्री के रूप में भी काम होगा तो राष्ट्रपति का ही काम होगा। समझ में आ गई ना बात? मतलब क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से कर रहे हैं ना। जैसे हम ऐसे समझ लेते हैं, हमारा एक घर है, घर में पिताजी हैं, 4-5 पुत्र हैं, और पुत्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पिताजी का काम हो रहा है ना, और पिताजी का काम हो रहा है तो सारे पुत्रों का काम हो रहा है। परिवार में डिवाइड तो नहीं, हम सब एक है, जो भी हो रहा है वो एक दूसरे का ही हो रहा है। तो इसी तरीके से, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है, यानी संवैधानिक रूप से जो है वो उसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, और सरकार का जो काम करने का काम है वो प्रधानमंत्री करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रधानमंत्री के पावर में कमी है, क्योंकि राष्ट्रपति का पावर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सामूहिक उत्तरदायित्व सेम टू सेम वैसे ही है, यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ, सरकार जो भी काम कर रही है उसके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर अच्छा कर रही है तो अपना प्रमाणित कर देगी, और अगर उसका काम गलत हो रहा है तो प्रमाणित नहीं कर पाएगी तो सरकार गिर जाएगी। उसका एक मिनिस्टर पे सरकार का काम गोपनीय होता है। बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी भी होती है कि गोपनीय चीजें लीक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सरकार को काफी धक्का लगता है। इसीलिए सरकार के जो काम होते हैं, बहुत सारे काम गोपनीय रूप से किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है, राष्ट्रपति का डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्शन होता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के लोग चुन के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये समझिएगा आपको थोड़ा सा, व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो कभी कभी व्यवस्थापिका की जगह लोकसभा भी लिखता है, और कभी कभी संसद भी लिखता है। हाँ, जब हम संसद कहेंगे वो भी वही हो गया, क्योंकि मेन संसद में भी व्यवस्थापिका का ही रोल मेन है, और लोकसभा कहेंगे तो लोकसभा में भी वही व्यवस्थापिका के मेंबर होते हैं, वही एक समय पे व्यवस्थापिका बन जाती है। इसके बारे में सेपरेशन नहीं है, हम ही कानून बना रहे, फिर हम ही लागू भी करते हैं। जब हम लागू कर रहे हैं तो हम कार्यपालिका बन जा रहे हैं, और जब हम कानून बना रहे हैं तो हम व्यवस्थापिका बन जा रहे हैं, है ना। हम एक ही हैं, हम अलग अलग ग्रुप पे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, थोड़ा इसको क्लियर करना। यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण मैंने आप लोगों को समझा दिया है ना। कोई बताएगा मुझे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? मैंने न जाने कितनी बार अभी तक मैं आप लोगों को बता दिया अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे हमारे यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है, तीनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, है ना। कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी भी मसले पे न्यायपालिका से या सुप्रीम जज जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह मांग सकता है और वो देंगे सलाह, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों अपना अपना काम करेंगे। शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या है? शक्ति पृथक होगी, पृथक मीन्स अलग अलग होगी, पावर सेपरेशन होगा, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हालांकि ये सिद्धांत के ऊपर भी थियरी है। सिद्धांत किसका है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये भी जान लीजिए किसका है। इसके थिंकर कौन है जिन्होंने इसको प्रथम बार इम्प्लीमेंट करवाया? पहले कोई भी थॉट आता है ना, उसके बाद उसको प्रैक्टिकलिटी में लिया जाता है। तो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू।
ठीक है, कौन थे? हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन में देखा था, ब्रिटेन में तो शक्ति पृथक्करण था नहीं, लेकिन उन्हें कुछ अलग ही उल्टा ही समझ में आ गया और उन्होंने अमेरिका में जाके यही शासन प्रणाली लागू करवा दिया। उनके थॉट पे अमेरिका में शासन प्रणाली लागू हो गई, जो कि जो उन्होंने देखा था वो उस पर खुद ही कंफर्म नहीं थी, उन्हें कुछ उल्टा ही समझ में आया और वो पूरा एक शासन का सिद्धांत बन गया। ब्रिटेन में तो था ही नहीं ना पावर सेपरेशन, ब्रिटेन में तो जस्ट अपोजिट है ना। पावर का क्या है? मिक्सचर है, बिना मिक्स किए हम कर ही नहीं सकते भाई। ये माना जाता है ना, एक रथ है, एग्जाम्पल के तौर पे एक रथ है ये, और रथ में जो है घोड़ा एक इधर बंध गया, एक इधर बंध गया, एक इधर बंध गया, एक इधर बंध गया, ठीक है, फिर चारों तरफ घोड़े हो गए, ठीक। अब ये घोड़े चारों तरफ रथ को खींच रहे हैं, तो क्या ये रथ आगे बढ़ेगी? कुछ ऐसा ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। हम इन तीनों पावर को मिलके काम करना है और ये तीनों पावर अलग अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका का जो शासन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बाकी जगह पे तो थोड़ा ठीक होता है। दूसरी चीज आप जान लीजिए, क्या भारत एक संघात्मक देश है? भारत एक संघात्मक देश है। फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट, India is the union of the states. ठीक है, हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है, संविधान जो शुरू होता है तो जो पहला अनुच्छेद है उसमें ही कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्या है? इसके हिंदी में कहेंगे राज्यों का एक संघ है। यानी कि हमारे संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का यूज नहीं हुआ है। कुछ शब्दों को आप समझ लीजिए ना, संघात्मक, तो हमारा भारत देश जो है अब वो थिंकर्स जो है अपने हिसाब से कहते हैं। कोई कहता है अर्ध संघात्मक है, कोई कहता है कि संघात्मक है लेकिन केंद्र की ओर झुकाव है, कोई कहता है कि भारत में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था अपनानी भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है वो डिफरेंट है अन्य कंट्रीज से अपेक्षा। ठीक है, फिर हम एक शब्द और ले लेते हैं, वो कौन सा है? गणतंत्रात्मक। क्या भारत एक गणतंत्रात्मक देश है? 1900 कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं। हम गणतंत्र दिवस किसे मनाते हैं? 26 जनवरी। तो अगर हमारा देश गणतंत्र नहीं है तो गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं? लॉजिकली आप सोचिए, है ना? है ना? तो गणतंत्र क्यों कहते हैं? गणतंत्र किस देश को कहा जाता है? क्या ब्रिटेन को गणतंत्र कहा जाता है? ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता। भारत एक गणतंत्रात्मक देश इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है वो निर्वाचित होके आता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होके आता है, तो वो गणतंत्र है। जहाँ भी निर्वाचन की प्रक्रिया चलती है वो चुन करके आता है तो उसको ही गणतंत्र कहते हैं। जहाँ वंशानुगत होता है वहाँ पे हम गणतंत्र नहीं कहते हैं। ब्रिटेन के बारे में जरा कल आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, मुझे बताइएगा। ओके।